पियानो के इस मधुर संगीत के साथ ही स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज के हमारे बैठक में। आज बैठक के इस अंक में हमारे मेहमान हैं हमारे अंचल के एक युवा कलाकार, एक संगीतकार, एक गायक जो वर्तमान में मुंबई में रहते हैं और अपने आप को बॉलीवुड में एक संगीतकार के रूप में स्थापित कर चुके हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बातचीत करेंगे हमारे अंचल के युवा कलाकार लखन सिन्हा जी से। तो आइए बिना विलंब किए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का और जानते हैं उनके जीवन के किस्सों के बारे में, उनके संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी उन्हीं के जुबानी। लखन सिन्हा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आकाशवाणी के स्टूडियो में। परमेंद्र जी, सबसे पहले मैं तो आकाशवाणी अंबिकापुर का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस बार फिर से मौका दिया यहाँ आने का। परमेंद्र जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपके सभी दर्शकों के साथ एक बार फिर से मुझे जुड़ने का मौका मिला। जी लखन जी, कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपसे जानना चाहेंगे आपके संगीत के इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, और चूंकि आप आकाशवाणी के एक कलाकार रहे हैं तो आकाशवाणी में आपके सफर के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो कैसे शुरुआत हुई आपके इस संगीत की इस सफर की? मैं लगभग 1990 से आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़ा हुआ हूँ और सबसे पहला ऑडिशन मैंने किया था यहाँ बेंजो का मैंने पास किया था 1990 में। तब से मैं लगातार 2003 तक मैं यहाँ काम करता रहा। कीबोर्ड बाद में बजाने लगा और कई गानों का मैं कंपोजिशन भी किया हूँ, अरेंजमेंट भी किया हूँ। आदरणीय तपन सर के कई गानों का मैंने म्यूज़िक बनाया यहाँ पीजू वाणी का। तो इस तरह से एक शुरुआत मेरा यहाँ पे हुआ और मेरे गुरु भी यहीं अंबिकापुर में ही मिले, इसी आकाशवाणी के अंदर पंडित विनोद पाठक जी जो तबला में यहाँ आए थे दिल्ली से। तो मुझे यहीं पे मिले, मुझे वो देखे बजाते हुए बेंजो शुरुआती दौर पे, तो वो मुझे अपने साथ ले लिए। बोले कि तुम अब मेरे से सीखो आगे। शायद उनको कुछ दिखा होगा मेरे प्रतिभा में, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है। आकाशवाणी से ही मुझे बहुत कुछ मिला। जी लखन जी, आपने कार्यक्रम के शुरुआत में एक बहुत ही प्यारा सा धुन सुनाया था। मैं श्रोताओं को बता दूं कि आज लखन जी हमारे स्टूडियो में अपने एक बड़े से पियानो को लेकर आए हैं और लखन जी, आपके इस पियानो को देखकर मन में और भी लालच हो रही है कि कुछ और आपसे सुना जाए। और मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में देखा है आप गाते भी बहुत बढ़िया हैं, बजाते तो हैं ही। तो इस बार चाहेंगे कि आप हमें इस पियानो के साथ साथ एक कोई प्यारा सा गीत भी सुना दे। एक मैं गजल जैसा गीत सुना रहा हूँ जी। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको तुमको अपनी कसम जाने जा बात इतनी मेरी मान लो, आ जाने की जिद ना करो, आ जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आ जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो,
आज जाने की जिद ना करो। वाद्य यंत्रों के प्रति लगाव, संगीत के क्षेत्र में आना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस क्षेत्र में आप कैसे आए? क्या कोई ऐसी पृष्ठभूमि थी पारिवारिक या कोई और भी जिसने आपको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, जिससे आपका इस क्षेत्र में आने का मन किया? इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में बताइए। म्यूज़िक में इसी फील्ड में आगे जाना ये तो मैंने सोचा नहीं था, और बहुत कम ही म्यूज़िक वाले या कोई भी फील्ड के जिनको पता रहता है नहीं कि किस में जाना, और ऊपर वाला खुद से मंजिल बनाते जाता है। लेकिन ये है कि मेरे घर में मेरी माता जी गाती थी, संगीत गाती थी, मेरे भैया भी गिटार बजाते थे। एक थोड़ा सा माहौल तो था मेरे यहाँ, एक म्यूज़िक से थोड़ा फैमिलियर था हमारा घर। फिर साथ ही साथ अचानक से, मतलब मैं बहुत बचपन से म्यूज़िक में नहीं था। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं शायद 17-18 साल का रहा हूँगा, अचानक से मेरे अंदर जागा और मैंने बेंजो स्टार्ट किया बजाना। और भगवान का कृपा था कि बहुत स्पीड और मेहनत भी करते गए और बहुत जल्दी से मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। फिर मुझे गुरु लोगों ने अपने साथ ले लिया। शुरू में आपने बताया था कि आपके गुरु आकाशवाणी अंबिकापुर में मिले, तो हम जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़ने की क्या कहानी है? कैसे आकाशवाणी अंबिकापुर से आप जुड़े और कैसे यहाँ पे काम करना शुरू किया? क्या क्या काम किया? आकाशवाणी अंबिकापुर के सफ़र की थोड़ी जानकारी दीजिए, सफ़र के बारे में बताइए। 90 की बात है, 1990 की बात है। मैं थोड़ा बहुत बेंजो बजाना चालू किया था, और बेंजो में कुछ गाने बजाता था, फिल्म के गाने, जैसे जीना यहाँ मरना यहाँ, ये गाना एक बजा लेता था। और ज़िंदगी एक सफ़र, ज़िंदगी एक सफ़र, ये 1-2-3 गाने में बजाता था। लेकिन ये गाने बजाते बजाते मैंने खुद का कंपोजिशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो कंपोजिशन में पहला कंपोजिशन मुझे याद है, मैं छत्तीसगढ़ी ही बनाया था। हालांकि अभी थोड़ा याद मुझे शायद है कि नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ी कंपोजिशन ही बनाया था। तो मुझे किसी ने बताया कि आकाशवाणी अंबिकापुर में कुछ ऑडिशन जैसा होता है, तुम अगर दोगे तो तुमको वहाँ बजाने का मौका मिलेगा। और लगन था, मैं डेट पता किया कब है, तो बताया कि इस दिन 2 दिन बाद है, सुबह तुमको 9 बजे पहुंच जाना। और मैं पहुंच गया। यहाँ मुझे किसी से पहचान नहीं था आकाशवाणी में, ना कोई मैं जानता था ना कोई मुझे जानता था। साइकिल उठाया, साइकिल में लेके बेंजो पीछे कैरियर में फंसा करके पहुंच गया। अब मैं बोला मुझे ऑडिशन देना है, परीक्षा देना है। तो यहाँ थे पाठक जी भी थे, मेरे गुरु जी भी थे, और काफ़ी सारे लोग थे। तो बोले ठीक है आ जाओ। तो मेरी उम्र भी उस समय शायद 18 साल ऐसा कुछ रहा होगा। तो बैठा रहा, मेरा नंबर आया, मैं बेंजो बजाया। और तो म्यूज़िक में क्या होता है कि जो एक सुरों का काम तो है ही है, सुर का काम है, कि सबसे बड़ी बात होती है कि ताल में कितना है। वो पहला स्टेप ताल माना जाता है। अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुरीला गायक है, लेकिन अगर आप बेताला है तो पूरा आपका वो धुल गया, वो कोई काम का नहीं। तो मेरा ताल बहुत अच्छा था, गॉड गिफ्टेड था जो भी बोले। तो पाठक जी बहुत प्रभावित हुए और मैं ऑडिशन में पास भी हो गया उस समय। और मुझे याद है कि 75 रुपये मुझे मिलता था उस समय एक प्रोग्राम का। तो महीने में 1-2 प्रोग्राम मुझे मिलने लगा। तो करते करते फिर एक जुड़ाव होते गया आकाशवाणी से। फिर पाठक जी से भी मैं शिक्षा लेने लगा, वो मुझे देते थे शिक्षा। फिर सीधे सीधे फिर वो पाठक जी मुझे बोले कि अब थोड़ा आगे चल के पियानो बजाओ। तो मेरा इंटरेस्ट भी था पियानो में। फिर ऑर्केस्ट्रा में भी चला गया। यहाँ ऑर्केस्ट्रा था, सुरवे जी का ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ भी गया। धीरे धीरे वो भी बहुत दिन तक मुझे बोले ठीक है करेंगे करेंगे, लेकिन मैं अपने आप को बढ़ाया, उस लायक बनाया। फिर वो उनको लगा कि हाँ भी ये कर सकता है, तो मुझे कीबोर्ड पियानो जो है मुझे दिए। फिर मैं धीरे से कीबोर्ड ले आया, एक पापा से कुछ पैसा लिया, कुछ पैसा मैं जमा किया। फिर अपन प्रोग्राम शोज़ वगैरह चलने लगा। फिर आकाशवाणी अंबिकापुर में भी कीबोर्ड का काम पूरा मैं ही करता था। फिर उस समय जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे, कांचन सर थे, झा सर थे, सक्सेना सर थे, तो सभी का म्यूजिक का काम लगभग मैं करता था यहाँ पर। एक बार फिर से मन कर रहा है कि आपसे एक गीत सुन लिया जाए, तो इस बार कौन सा गीत सुनाना? जी जी, एक छोटा सा ठुमरी सुना रहा हूँ, पारंपरिक है, वो फिल्मों में भी आया है। मोरा
सैया मोरा, मोरा सैया मुँह से बोलना, मोरा सैया मुँह से बोलना, हेरे सैया बोलना। प्यार तुम्हें कितना करते, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोलना, मोरा सैया मुँह से बोलना। मैं लाख जतन करूँ हारी, लाख जतन करूँ हार गई, मोरा सैया मुँह से बोलना। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति और बहुत ही बढ़िया ठुमरी सुनाई आपने लखन जी। हम देख रहे हैं कि आप जितने पारंगत वाद्य यंत्रों में हैं उतने ही पारंगत आप गायन में भी हैं। और वाद्य यंत्रों के बारे में आपने बताया कि आप आकाशवाणी में आपको आपके गुरु मिले और साथ ही साथ और भी अन्य लोगों से आपने अंबिकापुर में ही सीखा। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इतना बढ़िया जो गाते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है? आप गायन खुद से सीखे या ये भी इसके लिए भी आपने कोई गुरु चुना या किसी गुरु के माध्यम से भी गायन को सीखा? इसकी क्या कहानी है ये हमें बताइए। हाँ, गायन का भी मैं देखिए किया हूँ। पंडित राम शंकर जी हैं, ये रहते थे चित्रकूट इलाहाबाद के पास, तो मैं उनके पास जा कर के थोड़ी शिक्षा लिया हूँ। कुछ महीना था और बाकी फिर प्रैक्टिस किया। हालांकि मैं कीबोर्ड बजाता हूँ तो थोड़ा उसका अनुभव भी मेरे साथ रहा, तो खुद से भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैं। लखन जी, अब हम आपके जीवन के अगले पड़ाव के बारे में बात करना चाहेंगे। और आपने बताया कि आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई, चाहे वो सामान्य शिक्षा की बात हो या संगीत की शिक्षा की बात हो, आप अंबिकापुर में सीखे, आकाशवाणी में आप सीखे, आपके गुरु आकाशवाणी में आपको मिले। लेकिन वर्तमान में आप मुंबई में सेटल हैं, मुंबई में आप काम कर रहे हैं। अंबिकापुर से बॉलीवुड जाने का सफ़र आपने कब सोचा कि आपको मुंबई जाना चाहिए और मुंबई जाकर काम करना चाहिए? ये कैसे हुआ, इसकी क्या कहानी है? सन 2004 की बात है जी। कोई मुझे इसके लिए मतलब कि मोटिवेशन या प्रेरणा नहीं मिला कि मुझे जाना चाहिए। अचानक से मूड हुआ परमेंद्र जी मेरा जी कि मुझे अब जब उधर जाना है, क्यों जाना है, क्या करने जाना है, क्या करूँगा, मुझे उतना आता है या नहीं आता है, वहाँ के लायक हूँ या ना हूँ, कुछ भी नहीं सोचा मैं ये आपका पहले स्टेडियम के पास टिकट काउंटर होता था रेलवे का जी, ये 2004 की बात है। मैं गया, टिकट कटाया और घर पे भी सब माँ सब लोग मना करते रहे। मेरे दोस्त यार भी मना किए कि कैसे जा रहा वहाँ, कुछ तेरे को पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं वहाँ का, कुछ कैसे तू सर्वाइव करेगा। मैं कहा बस जाता हूँ, देख के आता हूँ। गया तो वहाँ एक मेरे पहचान के एक भैया है राजेश सिन्हा जी, वो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा मदद किए। मदद इन द सेंस वो एक रूम दे दिए मुझे गोरेगांव में रहने के लिए अपने तरफ से। वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं वहीं था और
कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मुंबई पहले तो मैं 4-5 दिन घूमा हूँ, और 4-5 दिन का 1-2 महीना 1 महीना तक करीब मैं ऐसे ही खाली घूमता था, घर आता था, सोता था, नीचे कुछ ठेला में खा लेता था। पर अचानक एक लिंक कहते हैं ना, ऊपर वाला बना देता है। तो वो मुझे एक थे मेरे दोस्त जैसे बन गए थे, तो वो मुझे बोले कि एक ऑडिशन हो रहा है, डिज्नी चैनल मुंबई में नया लॉन्च हुआ था इंडिया में जी। ये 2003-4 की ही बात है जी। तो डिज्नी चैनल अपना लॉन्च कर रहा था चैनल को, तो उनको एक म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए था जो पियानो भी बजाता हो। मुझे कहीं से पता चला कि वहाँ ऐसा चाहिए उनको, तो मैं कहा यार पियानो तो मैं बजाता हूँ, थोड़ी बहुत कॉम्पोजिशन भी कर ही लेता हूँ मैं जी। मैं चला गया ऑडिशन में गया। तो सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ ये हुई, बहुत पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ मैं जी जी, कि पर्सनल क्या मतलब, अब हम लोग तो यहाँ अंबिकापुर में रहे हैं, मैं कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने पढ़ा नहीं, हिंदी मीडियम में ही पढ़े यहाँ शुरू से। तो वहाँ गया तो वहाँ इंग्लिश का मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब वहाँ के लोगों से नहीं हुआ, मुझे अपने अंदर एक गिल्टी होता था। मैं ऑडिशन में गया था, जब मैं उसकी बात बता रहा हूँ, ऑडिशन में गया तो वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे ऑडिशन देने के लिए, और चूंकि डिज्नी चैनल था, तो डिज्नी चैनल मेरे ख्याल से हांगकांग वगैरह कहीं बाहर का चैनल है ये, तो वहाँ से सब लोग आए हुए थे, सब बैठे हुए थे ऑडिशन लेने के लिए। तो मैं तो समझ नहीं पाया कि क्या उनसे बात करूँगा, भाषा हिंदी शायद उन लोग ना समझ पाएंगे। तो मैं नीचे उतर आया ऑडिशन से, ऊपर में फ्लोर में हो रहा था, मैं नीचे उतर के आ गया। यार कौन अपनी जाए बेइज्जती होगा, अपने आप को महसूस कर रहा था, मैं आ गया। फिर नीचे एक दोस्त भी आया था मेरे साथ, वो मेरे को बोला कि यार भाई अगर नहीं होगा तो तेरे को आने देंगे, बांध के कोई थोड़ा ना रख लेगा, तुम जाओ ना एक बार दे करके आओ। तो वो पानी वानी नीचे पिलाया, फिर मैं चढ़ गया ऊपर गया, और मैं जब मेरा नंबर आया तो मैं सीधे उनको पहला यही बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है जी। तो वो अच्छे लोग थे, बोले कोई बात नहीं, जो उसमें इंडियंस भी बैठे थे, बोले कोई बात नहीं, आप बोलिए, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, मीडिएटर का काम करेंगे इनके साथ जो फॉरेन से आए हुए हैं। मैं कहा ठीक है। मैं पियानो दिए मुझे, और पियानो दिए, साथ में मुझे कुछ सीन बताए वो कि ये सीन है, मान लीजिए कि एक झरना है, पानी गिर रहा है, वहाँ से घोड़ा जा रहा है, वहाँ से ये हो रहा है, कुछ सीन दिए। तो इसमें आप लाइव में कैसे बजाएंगे, तुरंत आपको बजाना है, कोई सोचना भी नहीं है। अच्छा। कंपोजिशन का मतलब सोचना नहीं है, आपको लाइव शो था, क्योंकि ये आपको फटाफट करना है। हाँ। मैं बस किया, बना दिया, उनको सुनाया, फिर वो बोले नेक्स्ट और कुछ सीन दिए, उसको भी किया, करीब 2-3 सीन वो दिए क्रिएट कर करके मैं बनाया। और जो फॉरेन से आए थे वो सीधे मेरे तरफ वो बोले कि यही चाहिए हमको। अच्छा। और वहीं से मेरा सिलेक्शन हो गया, और एक मात्र उनको चाहिए था, वो मुझे सेलेक्ट किए। मुझे तो पता भी नहीं था कितना पैसा मिलता है, कितना लेना चाहिए, कोई जानकारी नहीं थी इसकी मुझे। तो बोले कि आप जाइए सीधे मैनेजर से बात कीजिए, कितना पेमेंट लेंगे आप। तो ये लंबा करीब 1 साल का शो है। अब मुझे समझ में आया नहीं कि क्या पैसा बोलो, हम लोग तो यहाँ भी कभी कुछ ऐसा किए नहीं जी जी। तो मैनेजर मुझसे बात किया, बोला कि आप कितना लेंगे सर एक दिन का, एक शूट का। अब मुझे ये भी बनना था कि मुझे नहीं आता है उनके सामने। मैं कहा कम से कम 1000 लूँगा पर डे। तो वो अपना सर पटक लिया, बोला 1000 लेंगे आप एक दिन में? बोला आप मुंबई में हो, इतनी बड़ी चैनल का काम करो, मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। बोला 1000 नहीं, ज़्यादा अच्छा बनता है इसका बिल। मैं कहा करा दो यार भाई। तो फिर वो मेरे लिए ना, वो जो पैसा आया मेरे लिए, वो मुंबई में टिक गया। मतलब वो साक्षात ईश्वर का कृपा मैं बोलूँगा कि वो हर कुछ मुझे करके दिए। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मैं नहीं किया मुंबई में। वही मैं बोल रहा था कि अमूमन ये जब कोई छोटे जगहों से या छोटे शहरों से लोग मुंबई जाते हैं, बॉलीवुड में जाते हैं, तो प्रारंभिक स्ट्रगल या प्रारंभिक संघर्ष जो होती है वो बहुत मतलब लोग सुनाते हैं कि मैं इतना संघर्ष किया, लेकिन आप एक तरह से कहा जाए सौभाग्यशाली थे। जी, सौभाग्यशाली, ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी मतलब कभी भी स्ट्रगल जैसा कुछ मेरे साथ नहीं रहा। बहुत जल्दी आपको काम मिल गया जी। आगे आपसे और भी बातें होंगी, लेकिन एक बार फिर से मन कर रहा है कि आपसे एक गीत सुन लिया जाए। तो इस बार कौन सा गीत सुनाना? जी जी, देखिए परमेंद्र जी, अभी आदरणीय राशा भोसले जी का निधन हुआ है, तो 2 लाइन उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर मैं गाना चाहूँगा। आशा जी का एक गजल है।
सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में के अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। आगे की यात्रा कैसी रही? पहले ऑडिशन में आपने ब्रेक थ्रो ले लिया, आपको काम मिल गया, लेकिन उसके बाद आप अभी एक संगीतकार के रूप में वहाँ स्थापित हो चुके हैं, बहुत सारे सीरियल्स में काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए, कौन कौन से सीरियल्स है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आपने काम किए? हाँ, सीरियल तो मैंने देखे काफ़ी किया, डिज्नी चैनल का किया था, उसके बाद फिर सोनी टीवी का एक काम में किया था, डांस इंडिया डांस, एक डांस का प्रोग्राम आता था, उसका पूरा म्यूजिक भी मैं ही किया था। अच्छा। सोनी टीवी में आता था। फिर उसके अलावा स्टार प्लस के लिए भी मैं किया था, उसमें कॉमेडी का महामुकाबला करके एक शो आता था जिसमें रवीना टंडन, सतीश कौशिक, शेखर सुमन, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज उसमें जज थे और उसका भी म्यूज़िक मैं ही किया था। फिर उसके अलावा एक थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पहचान मिला बोले तो वाह वाह क्या बात करके एक शो आता था हमारा, जिसको शैलेश टोढ़ा जी होस्ट करते थे। और वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ इंडिया में। तो उसमें क्या है, मुझे क्लिप्स में काफ़ी मुझे भी दिखाया जाता था, तो उसका भी म्यूज़िक किया था मैं, और लाइव बैंड भी मैं प्ले किया था उसमें, तो वो किया। और इसके अलावा बीच में अब काफ़ी सारे कई चैनल्स के लिए मैं किया हूँ काम, लेकिन अभी रिसेंट में मैं शेमारू टीवी के लिए किया, जिस शो का नाम था वाह भाई वाह, उसको भी शैलेश टोढ़ा जी ने ही होस्ट किया था, वो भी काफ़ी चला वो शो। आप अंबिकापुर से मुंबई तक गए, वहाँ आपने काम किया, अभी कर रहे हैं, अपने आप को एक तरह से कहा है वहाँ जगह बना ली है, आपने अपने आप को स्थापित कर लिया है। लेकिन जो लोग इन छोटे शहरों से बड़े बड़े सपने लेके जाते हैं, मुंबई या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, उनको किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? बेशक आपको भी कई कठिनाइयां हैं, तो उसके बारे में आपके क्या अनुभव है? देखिए, मुंबई में या कोई भी जगह पे अगर कोई भी कलाकार, आर्टिस्ट अगर काम करने के लिए जाना चाहता है, तो मैं तो ये देखिए यही सलाह दूंगा कि म्यूज़िक, खासकर म्यूज़िक को मैं ज़्यादा जानता हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा कि म्यूज़िक में तभी जाए जब बहुत अच्छा रियाज किया हुआ हो, म्यूज़िक को बहुत अच्छा समझ हो। अगर गायक है तो बहुत अच्छा गायक होना चाहिए, बीच वाला नहीं होना चाहिए, या तो फिर ना करे, वो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। देखिए होता क्या है कि 18 साल से 25-26 साल का जो एज होता है, इसी में कोई भी युवा अपने आप को गोल कर पाता है। और वो क्या होता है कि आजकल के गाने को गिटार में लेकर के बजाना करना, और कई लोगों को लगता है कि हो गया, अच्छा गा भी लेते हैं, उससे नहीं होगा। आप 5-6 साल जाके बर्बाद कर लोगे अपने आप को। अब नहीं है वो समय, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लाखों की संख्या में भीड़ है वहाँ म्यूजिशियंस का, सिंगर्स का। और मैं तो हालांकि सलाह देता नहीं हूँ लोगों को ज़्यादा, अगर क्योंकि सलाह देना भी एक मुश्किल हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा, ये भी एक लगता है कई लोगों को ना लगे, तो मैं वो नहीं करना। लेकिन जिसमें प्रतिभा है उसको मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि तुमको जाना चाहिए, और आप बिल्कुल जाओ, आगे बढ़ोगे और सब कुछ होगा।
तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लखन जी, अब हम आज के बैठक के अंतिम पड़ाव में हैं और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपके विचार जानना चाह रहा था कि एक समय था जब शायद आप लोग सीख रहे थे, उस समय कलाकारों के लिए यदि मंच की बात करें तो आकाशवाणी, दूरदर्शन और शायद दूसरा मंच था मुंबई जाना, बॉलीवुड में जाकर काम करना, बहुत सीमित ऑप्शन हुआ करते थे। जी जी। आज के समय में सोशल मीडिया पे बहुत सारे युवा अपनी कलाकारी कर रहे हैं जी। कितना सार्थक मानते हैं इस सोशल मीडिया को, एक अगर कलाकार की दृष्टि से देखें, एक जो अपने आप को स्थापित करने के प्रयास में है, जो संघर्षशील कलाकार हैं, उनके लिए सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण है, कितना सहायक है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। ये तो स्वाभाविक है, डिजिटल का समय ही है अभी ये, और सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है मुझे भी, और लोग इससे काफ़ी जुड़ भी रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं खुद बहुत प्रभावित होता हूँ आज के यंग जनरेशन का काम देख करके कि गॉड गिफ्टेड अलग ही कुछ ये ऑरा और समय चल रहा है। तो ये अच्छी बात है, अगर ये सोशल मीडिया आज के समय में तो है एक बहुत बड़ा सहायक के रूप में अभी सोशल मीडिया कलाकारों के लिए एक मंच बन गया है। लखन जी, आपने इस कार्यक्रम के शुरुआत में एक बहुत ही बेहतरीन धुन सुनाया था और मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम अपने श्रोताओं से विदा लें, आप एक और धुन सुना दें और फिर हम इस कार्यक्रम को समेटें। जी, एक ट्यून मैं पियानो में सुनाऊंगा, 2 लाइन। आप मेरे फेवरेट रहे हैं बीथोवेन एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो वेस्टर्न क्लासिकल के, मोजार्ट, बीथोवेन एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनका एक बहुत फेमस ट्यून है फॉर एलिस जी, उसको मैं 2 लाइन का सुनाता हूँ जी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे अंचल के और अब मुंबई में रह रहे युवा कलाकार, संगीतकार और गायक लखन सिन्हा जी। लखन जी, आज आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और अपनी कहानी सुनाई और साथ ही साथ बहुत प्यारे प्यारे गीत और संगीत सुनाया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद परमेंद्र जी। मैं फिर से एक बार आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे इतना आत्मीयता से सुना, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की बैठक और बैठक के एक नए अंक के साथ अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी परमेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।